हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। मैं हूं डॉक्टर दिनेश जोशी। आज हम बात करेंगे एक नए वीडियो के साथ जो कि मेनली नेट एस्पिरेंट्स और जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड बैकग्राउंड के और मैनेजमेंट या इकोनॉमिक्स के रिलेटेड बैकग्राउंड के बच्चे, उन बच्चों के लिए या उन एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो है। खासकर मेनली इसमें हमने नेट का कुछ सिलेबस लिया है जिसमें मैं पहला यूनिट को लेके कवर कर रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस इसमें आए हैं। इस वीडियो में मैं लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बने रहें वीडियो में। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई मैंने एक बिजनेस इन्वायरमेंट को लेके बात कर रखी है। आपको ये ज़रा ध्यान देना कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। ये मैंने एक वीडियो में भी पहले डिस्कस किया था बिजनेस इन्वायरमेंट के रिलेटेड बात को। तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को, कंटेंट को बात करेंगे। तो सबसे हमने जो टॉपिक लिया है आज बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चंस की, उन क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में डाला है। इसके बाद हर वीक पे 2 से 3 वीडियो डालने की हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि जितने भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है कि करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट पहला है ये और दूसरा स्टेटमेंट ये है। 2 स्टेटमेंट है। ये कह रहा है कि In the budget of 1997-98, गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू रिप्लेस फीरा। एक फीरा होता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट आया था 1973 में, उसको चेंज करके फीमा बना 19 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये एक क्या आया है, क्या ये सही है। दूसरा, इट केम इनटू फोर्स 1 जून 2000। अब दूसरा एक ये आया कि भाई ये जो फीमा आया वो 2001 से स्टार्ट हुआ। फोर्स में आना अलग चीज़ है और एक्ट कब बना ये अलग चीज़। 1999 पे बना ये हम कहते हैं। देखिए, इस केस में आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ऊपर वाले का रिलेशन भी कई बार होता है और आपको थोड़ा अगर बेसिकली अगर इसकी जानकारी हो तो आप जल्दी ट्रिकली इसको सेटअप कर सकते हैं दिमाग में। देखिए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला तो ये कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि पहला बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट तो नहीं है इनमें से। बोथ स्टेटमेंट 1 करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये भी गलत है। और बोथ स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट स्टेटमेंट और बट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये भी गलत है। हम जो बात कर रहे हैं पहले वाली स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं क्योंकि 1973 से लेकर 1999 पे, ये 1999 पे बना था। देन उसके बाद फोर्स में जो आया 2000 पे आया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये क्वेश्चन अच्छा है। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एसर्शन है। एसर्शन का मतलब हुआ कि हम किसी चीज को फोर्सफुली किसी फैक्ट के साथ बात कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं असर्टिव वे पे, दैट मीन्स इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन पे। अब ये कह रहा है कि पहला हमने असर्शन मान रखा है लिबरलाइजेशन मीन्स टू रिड्यूस अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल ऑन बिजनेस यूनिट्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को हटाना जो गवर्नमेंट ने इम्पोज कर रखे हो। तो ये सारी चीज़ें लिबरलाइजेशन के ऊपर आती हैं। अब रीजन क्या है, एक रीजन मान के चले, लिबरलाइजेशन वाज बेस्ड ऑन द assumptions दैट मार्केट फोर्सेस could guide the economy in a more efficient manner than government control। ये कह रहा है कि मार्केट फोर्सेस जो है गवर्नमेंट कंट्रोल से ज़्यादा बेटर है और बहुत ही इफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। इसीलिए ये रीजन है, ये लागू करने लिबरलाइजेशन लाने के लिए गवर्नमेंट ने ये रीजन मान के चली है। आपके हिसाब से ये क्या सही है। अब यहाँ पर कह रहा है, देखो, बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो आर है, आर मतलब
रीजन जो है हमने एसेटिव का या एसेट्सन का जो लीवरेजाइजेशन का मीनिंग हमने पढ़ा, उसकी एग्जैक्ट रीजन जो है गवर्नमेंट ने इस बेस को लेकर, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि मार्केट फोर्सेस जो हैं इकोनॉमी को गाइड करते हैं और वही इफिशिएंटली गवर्नमेंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पहला ये कह रहा है ऑप्शन कि दोनों सही हैं और आर करेक्ट आंसर है ए का। दूसरा ये है, दूसरा ऑप्शन है कि बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मुझे तो नहीं लगता, ऐसा नहीं है। तीसरा कह रहा है बोथ ट्रू है मगर आर जो फॉल्स है, ए वाला ट्रू है दूसरा फॉल्स है। लास्ट वाला कह रहा है कि भाई आपका पहला वाला गलत है दूसरा वाला सही है। ये दोनों तो नहीं है भाई, इन दोनों में ही बात बनी, इन दोनों में बात बनी, ये इसके साथ ही रीजन साफ साफ दिखा रहा है। तो दैट मीन्स मुझे ये है कि आपका आंसर ये होना चाहिए, आंसर पहला वाला आंसर आपका है बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक और एसेट्सन है, ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को डाला है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स लिंकिंग द economy of a country with the economies of other countries by the means of free trade। देखो ग्लोबलाइजेशन मतलब तो समझ रहे होंगे ना, हमने पढ़ा भी होगा ग्लोबलाइजेशन भूमंडलीकरण, दैट इज आप एक बास्केट में पूरा इंटरनेशनल मार्केट आ गया समझ लो, सब चीज़ आप कहीं से भी कुछ भी ले सकते हैं इंटरनेशनली। तो पहले नहीं था, 1991 से पहले इंडिया के कंसेप्ट में, जब 1991 के बाद आपका एलपीजी का कंसेप्ट आया, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, देन उसके बाद ये इकोनॉमी ये टर्म वहीं से आया है। उसके बाद फ्री ट्रेड की बात हो रही है, फ्री मोबिलिटी है, मोबिलिटी ऑफ, मोबिलिटी मतलब इधर से उधर जा सकते हैं, लेबर भी और कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसे से मतलब इन्वेस्टमेंट से मतलब है। अब इसका मतलब है इट मीन्स इनवाइटिंग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन टू इन्वेस्ट द नेशन। भाई सही बात है, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट ही ये है कि भाई आपने ऊपर कह दिया, देखो फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल से क्या मतलब है इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये सही है इसका मीनिंग। तो इसका मतलब बोथ आर एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही बात है। और चीज़ें आपको देखनी नहीं है, अगर आप ऊपर के पॉइंट्स को अगर ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको पहले दूसरे में ही आंसर मिल जाना है, आंसर ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ढूंढना है। 1938 में प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, जवाहरलाल नेहरू जब कमीशन INC के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने रिकमेंडेशन किया बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार एंड चेंजिंग इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है। एक तो ये बोल रहे हैं कि नेशनल प्लानिंग कमीशन जो है 1938 में हुआ, इसमें ये बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। दैट मीन्स सेकेंड है 1944 में गार्डियन प्लान आया जो गिवन है, जिसने किसने दिया, ये श्रीमान नारायण अग्रवाल। एक ये है, क्या ये सही है आपको बताना है, मतलब ये गलत तो नहीं है। 1945 में एक पीपल्स प्लान आया जो गिवन बाय MN रॉय है। एक और प्लान आया, देखो सर्वोदय प्लान आया, वो जो है JP नारायण ने दिया है, जिसमें सब प्लान एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। इनके कुछ प्लान जो हैं गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिए। अब आपको बताना है कि ये चारों में से कौन सा गलत है, या एक ऑप्शन ये है कि कोई भी नहीं, सबके सब सही हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपको मैं बता दूं ये सारों के चारों सही आंसर हैं, इनकरेक्ट कोई नहीं है। दैट मीन्स नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं। तो आंसर है ई, ई इज द आंसर। नेक्स्ट पॉइंट में पहुंच जाते हैं, एसेट्सन है डिसइन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स टू अराउज अपोजिशन फ्रॉम एम्प्लॉय। एक तो ये है कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट जो है एम्प्लॉय में एक अपोजिशन की भावना उत्पन्न करता है। दूसरा है इसका कारण है इट में इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये थोड़ा एडवर्टाइज सा हो गया है क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कुछ और होता है, यहाँ पर कुछ और बता दिया इसने। ठीक, तो ये बोथ आर ट्रू तो मुझे नहीं लग रहा है, ये गलत हो गया है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता है, दैट मीन्स ये गलत है, बोथ आर फॉल्स।
हाँ, क्योंकि इसका मतलब ये डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता है, तो इसका मतलब ये तो गलत है, और ये इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, दैट मीन्स ये भी गलत है। दैट मीन्स आंसर ये अपने आप में हो गया। तो मेरे हिसाब से तो आंसर सी थर्ड आंसर है। आप और देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है, एक और है, एसर्शन द गेट जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ अप्लाइड ऑन टू द ट्रेड ऑफ मर्केंडाइज गुड्स। देखो, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ ये मर्केंडाइज गुड्स पे अप्लाइड होता है, आपसे क्या रखा है। और एसर्शन क्या कह रहा चाह रहा है, देखो रीजन जो है, द WTO कवर्स ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस एंड ट्रेड द आइडियाज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। अब देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है, देखो ये चीज़ इसका हमने माना कि भाई गेट ने अप्लाइड गेट मर्केंडाइज गुड्स पे ही आपका गेट लगेगा, ट्रेड एंड टैरिफ, मगर WTO कवर्स करता है गुड्स सर्विस एंड ट्रेड इन द आइडिया ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पहला वाला सही है, दूसरा भी सही है भाई, ये तो सबसे पहली बात सही है। और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यस, हाँ, क्योंकि ये इसका ही करेक्ट आंसर है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और दूसरा तीसरा चौथा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पहला ही आंसर मुझे सही है, तो इसका आंसर ही ए है, ध्यान रखिए। देन अगला पॉइंट आता है, द सैलरी और ऑनरेरियम एंड अदर अलाउंसेस पेएबल टू द मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन शैल बी प्रिस्क्राइब बाय। जो नेशनल कमीशन के ऑनरेरियम और अलाउंसेज है, वो जो है किसके द्वारा, कौन सी किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए, ये तो सिंपल सा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ही सबके इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा ही सब कुछ रोटेट होता है। तो आंसर ये है, सिंपल सा, आपको और चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंटली कहीं और एक किसी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। द टर्म हिंदू ग्रोथ रेट refers to 3.7 per annum growth rate achieved by Indian economy over the first 6 5-year plan. The term was coined by हिंदू ग्रोथ रेट की टर्म किसने दी है, ये आपको बहुत बार आपने ये क्वेश्चन आपको मिलेगा भी, वो आप इस क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिए। एक तो है आपको आंसर दे रखा है JN भगवती, देन KN राज, देन राज कृष्णा एंड C चक्रवर्ती। इसका राइट आंसर जो है, ये पहले भी अभी इससे पहले कुछ क्वेश्चन आए थे उसमें है मेंशन हो चुका था, राज कृष्णा इसका राइट आंसर है। एक और आता है भाई, रोलिंग प्लान कंसेप्ट इन नेशनल प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। रोलिंग प्लान कंसेप्ट किसने दिया था, कौन सी पार्टी ने दिया था, ये भी हो सकता है। इंदिरा गांधी मूवमेंट ने दिया है, या नेशनल गवर्नमेंट ने दिया है, या जनता पार्टी गवर्नमेंट ने दिया है, या राजीव गांधी गवर्नमेंट ने दिया है। ये कौन सी गवर्नमेंट ने दिया है, ये आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है, ये जनता पार्टी ने दिया है, इसका राइट आंसर है। नेशनल प्लानिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो जनता पार्टी लाई है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक एसर्शन है, देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 इनिशिएटेड बाय लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये तो हमारा पॉइंट समझ में आ गया। अब एक पॉइंट ये कह रहा है कि रीजन क्या, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज वेरी स्लो बिफोर 1991। सही बात है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही इसलिए लाई गई क्योंकि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ जो थी बहुत स्लो थी, सीधी सी बात है, लॉजिक भी सही है, तो इसका अंदर दोनों सही है। और पहले नीचे वाला जो है आर, जो इसका करेक्ट आंसर है, तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सीधी सी बात है, पहला ही आंसर आपका होगा।
उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट है इन द बजट ऑफ 1997। अच्छा ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है शायद, तो ये हमने बात कर ली है, पहला आंसर इसका है। देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको जरा ध्यान से देखना कि भाई कौन सा कंपोनेंट बिजनेस इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। देखिए यहाँ आपको दे रखे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट। और आपको यहाँ पर दे रखे हैं, देखो अब आपको यहाँ पर उसके कोड दे रखे हैं। अगर हम पहला कोड देखें, पहले कोड के हिसाब से ए का आई, ए वाले का आंसर आई है इकोनॉमिक वाला, बी का सेकंड, दैट इज सेकंड सोशल एनवायरनमेंट, थर्ड का सी पॉलिटिकल एंड फोर्थ का बिजनेस लॉ एंड बैंकिंग। देखिए आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होगी। एक तो कोड ये बनता है आपका, दूसरा है आपका 3 4 2 1। पहले का अगर देखें, पहले का 3 4 2 1। देखो लीगल इन्वायरमेंट तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी से कोई मतलब नहीं इसका, तो इसका मतलब है कि ये तो गलत है भाई। देन उसके बाद आप बात करते हैं लास्ट वाला, एक और बच गया 3 1 2 4 3 1 2 4। इकोनॉमिक का सोशल वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है, तो यहीं पर आपका गलत हो गया कि सोशल इन्वायरमेंट का होना चाहिए था, तो ये आपका वैसे ही गलत हो गया। आपको जरा ध्यान से देखना है कि 1 2 4 3 1 2 4। देखो पॉलिटिकल का बिजनेस लॉ से कोई मतलब नहीं है, ये गलत हो गया है। तो आंसर जो है पहला वाला आंसर है, क्योंकि पहले आंसर में आपको कई चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि पहले वाले का पहला है, दैट मीन्स इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मतलब है, सोशल का कस्टम से मतलब है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का सोशल वैल्यूज से मतलब है, और बिजनेस लॉ का लॉ से लीगल इन्वायरमेंट का। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट वाला कोड आता है। ठीक, देन आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे, आगे बात करते हैं इसमें आपका क्या आता है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको देखो अरेंजमेंट द फॉलोइंग एक्ट इन ऑर्डर टू विच दे केम इनटू फोर्स। वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि आपको अरेंजमेंट करना है ये एक्ट को लेके, कि ये इनको ऑर्डर वाइज अरेंज करना है, ये कब कब आए इनके अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर पे होगा। पहले सपोज कोई आया, देन उसके बाद देन उसके बाद देन उसके बाद आपको असेंडिंग ऑर्डर पे लगाना है। ठीक, देखो सबसे पहला है कि MRTP एक्ट कब आया, ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसको आपको भी देखना है, और सेल्स एक्ट ये कब आया, और फॉरेन एक्सचेंज एक्ट ये कब आया। तो चार चीज़ें आपको एक साथ दे रखी हैं, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ, आप इसको कहीं पर लिख भी लेना। सबसे पहले जो आपका आया वो आया है आपका सेल्स गुड्स एक्ट, ये फर्स्ट आया है। देन उसके बाद आपका आया है MRTP एक्ट। देन उसके बाद आपका आया है फोर्थ, ये है आपका थर्ड, इंडियन फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट। देन फाइनली जो आपका आया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब आपको देखना है कि कोई ऐसा कोड जिसमें 2413 ये आ रहा हो। देखो दैट मीन्स पहले वाले के उसमें
पहले वाला जो है आपका ये है, इसका आंसर ये आ रहा है सी वाला, देखिए 1 2 3 4 करके, 1 2 3 सॉरी 3 पहले वाले केस पे है, देन 1 देन 4 1 3 1 4 2, ठीक। इसके बाद आपका सही आंसर जो है बी है, बी कोड वाला। देन अगला पॉइंट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ ट्रू फॉर एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी इम्पोर्टेंट है, आपको ज़रा ध्यान से देखना है। विच ऑफ द ट्रू फॉर एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, कौन सी ट्रू एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। पीरा वॉज एबॉलिस्ड, MRTB वॉज एबॉलिस्ड। नेक्स्ट है कैश कंपनसेटरी सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट कैन एबॉलिश, और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्सेप्ट फ्यू गुड्स एबॉलिश। देखो ये दोनों तो एबॉलिश हो ही चुकी थी। देखो आपका सिंपल सा तरीका है कि आपके पास ये भी एबॉलिश हो चुकी है, आपको ये सही दे रखा है, ये दोनों अभी चली रही हैं। विच ऑफ ट्रू फॉर द इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, तो सीधी सी बात है ये सही है और ये सही है। थर्ड एंड फोर्थ दोनों सही हैं, क्योंकि कैश कंपनसेटरी सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट एबॉलिश हो गया है पूरी तरह से, और इंडस्ट्रियल लाइसेंस फ्यू गुड्स को लेके, थोड़ी कुछ गुड्स को लेके और अन्य चीज़ों को लेके इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिस्टम एबॉलिश हो चुका है। देन दैट मीन्स थर्ड आंसर चाहिए जिसमें 3 और 4 है। अगला पॉइंट आता है विच कैन बी अ मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का कौन सा मेथड हो सकता है। देखो एक तो आपका डिसइन्वेस्टमेंट है, डिनेशनलाइजेशन है, डिसइन्वेस्टमेंट, डिनेशनलाइजेशन, परचेजिंग शेयर, टेक ओवर, मर्जर। देखो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, प्राइवेटाइजेशन का इससे कोई मतलब नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट से मतलब है, और हाँ डिसइन्वेस्टमेंट से मतलब है, और एक चीज़ और है डीनेशनलाइजेशन से भी मतलब है। दैट मीन्स आंसर आपका पहला वाला कोड है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंड्स the abolition of reservation of items of small scale sector in India, in industry। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कुछ रिजर्वेशन आइटम है, जो कौन सी कमेटी ने ये रिकमेंड किया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सिंपल सा है कि आबिद हुसैन कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि भाई कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ आइटम्स को रिजर्व कर दिया जाए ये कमेटी ने, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ग्रो कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है कि कौन सा चीज़ करेक्ट है। चलापति राव कमेटी ने जो है RRB की स्टैब्लिश के ऊपर काम किया था। भगवती कमेटी ने सेबी का टेक ओवर रेगुलेशन को देखा था, करेक्ट पूछ रखा है। NK मित्रा कमेटी ने इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के बारे में बात कहा था, और ऑल ऑफ द अबव। तो आपको मैं बताता हूँ ये सही है अपने आप में। RRB का जो है चलापति राव के कमेटी के द्वारा ही इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, भगवती कमेटी ने भी सही दिया है, और NK मित्रा। तो इसका मतलब हो गया 4 के 4 सही हैं, थर्ड के 3 सही, तो आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेटेड बाय ग्लोबलाइजेशन। देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, कोई ऐसा पॉइंट जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। एक्सेस टू लो कॉस्ट लेबर, हाँ ये तो ठीक है भाई, लो कॉस्ट लेबर पे एक्सेस पहुंच जाता है, जैसे चाइनीज़ लेबर या इंडियन लेबर जो है अदर कंट्रीज में जाते हैं तो बहुत ही लो कॉस्ट में काम करते हैं। दूसरा है चीप इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कई बार क्या होता है कुछ नेशन में चीप इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उससे भी बहुत बेटर पॉइंट है कि ये ग्लोबलाइजेशन का ही कंसेप्ट के अंदर आएगा। करेंसी क्राइसिस, हाँ करेंसी क्राइसिस का कोई मतलब नहीं है इस टर्म को लेके, तो आंसर सीधी सी बात है, आंसर ये हो गया आपका। एज ऑफ डिसकंटिन्यू 1969 में एक बुक लिखी गई, एज ऑफ डिसकंटिन्यू। ये किसने लिखी गई है, जॉन ड्राइडन ने, या पीटर F ड्रकर ने, या क्लाइनिन
शायरिल, डेबलिन, डेन ने, और नन ऑफ दिस, इन तीनों में से किसी ने नहीं। आपको सिंपल सी तरीका है कि भाई आपका पीटर एफ ड्रकर ने लिखी है किताब, ये अच्छी किताब भी है, कहीं इसकी कई रेफरेंसेस भी आते हैं। देख नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपटीशन बिल 2001 पे जो इंट्रोड्यूस करा गया उसको अमेंडमेंट किस चीज़ को ले गया। देखो बहुत इसका क्वेश्चन का आंसर ही इस ऑप्शन में आंसर छुपा हुआ है, इस क्वेश्चन में ही आंसर है। देखो कंपटीशन कहाँ होगा, ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट के अंदर। ये कंपनी लॉ, लाइसेंसिंग लॉ तो अब बात की बात है, जब 1969 पे एबॉलिश हुआ तभी तो 2001 पे उसका कंपटीशन बिल लाया गया। ये सिंपल है, इसका आंसर ये है, सिंपल है। अब एक और आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज ए रेगुलेटरी पॉलिसी बाय विच द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट्स एंड मनी डेट आर द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई आपको ये बताना है कि इसको कौन रेगुलेट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है आरबीआई, आंसर आरबीआई है। हर 3-3 महीने में इंडिया में रेगुलेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में कितने पीरियड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ये है भाई आपके पास 45 डेज के अंदर, या 60 डेज, या 30 डेज, 90 डेज। देखो आपको सिंपल सा तरीका है, अभी 1 महीने के अंदर ही आपको क्या है अपील करनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कमीशन के अगेंस्ट अगर कोई ऑर्डर आया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट स्टेट दैट द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन कैन बी प्रिफर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। भाई जो आप नेशनल कमीशन की जो अपील है आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में किस सेक्शन के थ्रू जा सकते हैं। सीधा सा है कि भाई आपके पास सेक्शन 23 ही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन का कोई भी अगर ऑर्डर है उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, सेक्शन 23। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आता है कि इफ अ ट्रेडर ऑफ अ पर्सन कंप्लेंट फाइल्स टू accompany any order made by the district forum, the state commission or national commission, they shall can be punishable। अगर कोई ट्रेडर और पर्सन कंप्लेंट फाइल कर देता है कि भाई आपने ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट फोरम में डाल दिया और स्टेट कमीशन है या डिस्ट्रिक्ट फोरम है, नेशनल कमीशन, कितने दे सेल पनिशेबल, वो उसको कितने टाइम के लिए पनिशेबल कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए उसमें क्या लग सकता है। तो पहला आपका पास है जुर्माना भी कह सकते हैं या कुछ सजा कह सकते हैं विद द इम्प्रिजनमेंट और टर्म लेस देन 1 महीने से भी कम की जेल। सेकेंड है आपका 1 साल की जेल। तीसरा है आपका 1 महीने से 3 साल के बीच की जेल। और चौथा है 1 महीने से 1 साल की जेल के बीच में। तो आपका आंसर ये है भाई, आपके पास ये है विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म लेस देन 1 मंथ बट विच में एक्सटेंड टू 3 years, जिसको हम 3 साल तक, ये है इसका सही आंसर। दैट मीन्स थर्ड वाला आपका आंसर होगा राइट आंसर। 1 महीने से 1 मंथ से लेकर आपका 3 year तक एक्सटेंड हो सकता है। अब वो कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फोरम या नेशनल कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आता है आपके पास, द डिस्ट्रिक्ट फोरम shall be deemed to be a civil court for the purpose of section 195 and the chapter 26 of, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वो डीम टू बी सिविल कोर्ट माना जाता है सेक्शन 195 और चैप्टर 626 ऑफ किसके तहत, कौन से सेक्शन, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी कोड 1860 या इंडियन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आईसीसीपी 1973 या इंडियन सिविल प्रोसीजर कोड आईपीसी या सीपीसी या नन ऑफ दिस। आप देखो एक चीज याद रखिए कि आपके पास 3 ऑप्शन हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये आंसर है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इज द राइट आंसर। राइट पेन से काफी हो जा रहा है तो मैं इसके राइट आंसर में ही क्लिक करता हूँ अब।
जिसका राइट आंसर जो है 1973 का ही आपका जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, यहाँ पर आपका 1973 आप इतना भी लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे CCP, ये आपका राइट आंसर है। ठीक, तो आपको मैं एक बार और रिपीट करा दूँ, इस पूरे वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट बारे में बात करी। आपको ज़रा ध्यान से देखना है कि जो भी रेड बटन वाले क्वेश्चंस होंगे उनको एक बार आप दोबारा देख लेना, क्योंकि इसी वीडियो में रेड बटन वाले क्वेश्चन हैं जो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रीन वाले को भी आप देख सकते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट लगा उसको आप नोट कर लीजिए, ग्रीन वालों को नोट कर सकते हैं हम, मगर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेड वाले। देखिए मैं आपको एक बार हिंट दे देता हूँ, एक ये रेड है, देखिए ये रेड है, देन ये भी रेड है, एक और रेड है, रेड रेड। कुछ क्वेश्चंस जिसकी नंबरिंग रेड से की गई है वो आप एक बार दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन क्वेश्चनों को आप एक बार और रिपीट कर लीजिए, मैं सेकंड इसका वीडियो लाऊंगा जल्द ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। और अगर आपके पास समय है तो मेरा चैनल देखना ना भूलें। चैनल का ये जो लिंक है वो ये है www.youtube/@djsir87। आप इसमें आप देख सकते हैं, इसमें मेरे और भी सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी वीडियो डाले गए हैं। देखते रहिए और वॉच करते रहिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, जल्द ही मैं अपना वीडियो लाऊंगा और थैंक यू।